तो ये RMBS क्या है, हमें थोड़ा जानकारी चाहिए। RMBS ये 1926 के एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया हुआ संगठन है जो ट्रेड यूनियन है। इसका लॉन्ग फॉर्म है राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ और इसके राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है मान्यवर वामन मेश्राम साहब। सर, देश भर में इतने कर्मचारी संगठन हैं जो पूरे देश भर में कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर काम करते हैं, ट्रेड यूनियन है और भी सामाजिक संगठन है, वो काम करते हैं, तो फिर इस संगठन की जरूरत क्यों पड़ी? वही तो सवाल है कि समस्या लोगों की बढ़ रही है, समाज बहुजन समाज के कामगारों की समस्या बढ़ रही है और संगठन भी बढ़ रहे हैं। समस्या का हल करने के लिए संगठन की निर्मित होती है और संगठन भी बढ़ रहे हैं और समस्या भी बढ़ रहे हैं। इसका एक ही मात्र कारण है कि जो भी संगठन है वो प्रस्तापित पार्टी के संगठन है, प्रस्तापित पक्ष के ट्रेड यूनियन है। उस वजह से हमारे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बहुजन समाज के समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है, संगठन भी बढ़ रहे हैं। तो समस्या का हल करने के लिए राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का निर्माण हुआ है और यही एकमात्र मकसद है कि बहुजन कर्मचारियों का समस्या जो बढ़ रही है उस समस्या का हल करना, यही एकमात्र विकल्प है। बहुजन कर्मचारी संघ ये मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन है और महापुरुष जीवन संदेश अभियान अंतर्गत क्रोनोलॉजी समझाओ सच्चा मिशन पुरानी पेंशन इस हेड पर महाराष्ट्र के 36 जिला में एक दिवसीय जिला स्तरीय परिषद का आयोजन किया गया है। आज हम नागपुर में इस परिषद को संबोधित किए। इसी तरह आज की डेट में भंडारा में भी एक परिषद हुई है। अगली परिषद जो है 14 तारीख को, मतलब कल की डेट में कुछ जिला में, महाराष्ट्र के कुछ जिला में कल की डेट में है और 21 तारीख को जो भी बचे हुए ज़िला है उस तारीख में बचे हुए ज़िला में ये परिषद ली जाएगी। ये परिषद क्यों लेनी पड़ी, सवाल ये है हमारा। तो इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो भी संगठन के माध्यम से पुरानी पेंशन के संदर्भ में आंदोलन चलाया जा रहा है, ये आंदोलन संगठन के माध्यम से नहीं बल्कि सरकार के माध्यम से ये प्रायोजित आंदोलन था, ऐसा हमारा दावा है। और ये हम इसलिए दावे से कह रहे हैं कि संगठन के माध्यम से अगर आंदोलन हुआ तो जिस मकसद के लिए आंदोलन किया गया है वो मकसद पूरा हो जाना चाहिए था। उस मकसद को पूरा किए बगैर उस संप कालावधि में हमारे कर्मचारियों के समस्या बढ़ गई है। हालांकि जिस तारीख से 14 मार्च 2023 से संप का आंदोलन मध्यवर्ती कामगार संगठन के माध्यम से शुरू किया गया, जो कि ये संगठन मान्यता प्राप्त नहीं है, उनको कोई भी संप करने का अधिकार नहीं है। ये मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, ये आप ऐसा कहना चाहते हैं कि ये जो संप हुआ है ये एक तरह की साजिश है? बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल साजिश है। ये सरकार के माध्यम से की हुई साजिश है और इसका मैं सबूत भी देना चाहूँगा। जिस दिन से आंदोलन चालू हुआ था उस दिन ही सरकार के माध्यम से 14 मार्च 2023 को जो महाराष्ट्र में नौकरी भर्ती होने वाली है वो आउटसोर्सिंग के द्वारा होने वाली है। इसका मतलब सरकारी नौकरी ख़त्म कर दी गई है सरकार के माध्यम से। तो ये षड्यंत्र छुपाने के लिए सरकार ने ही यह संप करवाया है, यह हमारा दावा है। सर, मेरा एक सवाल है कि अभी जो 17 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए रास्ते पर उतरे थे, तो वर्तमान में मैं कुछ जो कर्मचारी है जो कह रहे हैं कि ये मुद्दा हमारा नहीं है, हमको तो पेंशन मिल रही है। तो क्या पुरानी पेंशन और नई पेंशन का कोई आपस में वाद विवाद चल रहा है? साथियों, यही बात तो समझाने के लिए हम लोगों ने ये क्रोनोलॉजी समझाओ सच्चा मिशन पुरानी पेंशन जिला स्तरीय एक दिवसीय परिषद का आयोजन किया, ताकि देश में और दुनिया में ये बात समझ में आ जाए कि इस संदर्भ में सरकार के द्वारा किस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम पुरानी पेंशन शुरू करेंगे
दूसरी तरफ बीजेपी कहती है पुरानी पेंशन शुरू करेंगे। यही तो दोनों भी पार्टियां हैं, एक ने कायदा किया, दूसरा ने इम्प्लीमेंटेशन किया। तो ये दोनों भी पार्टियां जो है वो केवल और केवल रोटी सेकने का काम कर रही है, केवल आश्वासन देने का काम कर रही है, लेकिन कायदा बनाकर उन्होंने पुरानी पेंशन को रद्द किया है। और ये रद्द करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, और इसको शुरू करने का काम भी अगर करते हैं तो सेंट्रल की सरकार ही इसको शुरू कर सकती है। स्टेट की सरकार का ये मामला नहीं है। सेंट्रल की अगर सरकार चाहे तो इसके ऊपर नया कानून लगाकर, नया कानून लाकर इसको शुरू कर सकती है। स्टेट के सरकार को ये अधिकार नहीं है। सर, मेरा महत्वपूर्ण एक सवाल है कि जब 17 लाख लोग रास्ते पर उतरे थे पुरानी पेंशन के लिए, तो हम लोग उनके पास गए थे, उनको एक सवाल किया था कि सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम पेंशन दे नहीं सकते। तो सरकार पेंशन देने के लिए तैयार नहीं है, तो वर्तमान में पेंशन आपको मिलेगी कैसे? साथियों, मैं वही तो बात दिन भर समझाया था कि कर्मचारियों को जो भी पेंशन मिलती है वो पेंशन का फंड जो है, इसके लिए बजट में कोई तरतूद करने की ज़रूरत नहीं सरकार को। कर्मचारी के सैलरी से जो फंड जीपीएफ में जाता है, वही फंड के माध्यम से वो फंड जो होता है वो फंड प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, और इन्वेस्ट करने के बाद उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो फंड के माध्यम से ही कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन दी जा सकती है। इसके लिए कोई स्वतंत्र तरतूद बजट में करने की सरकार को कोई आवश्यकता नहीं है। यही बात तो हम लोगों को, सरकार को बार बार दोहरा रहे हैं कि यही बात समझा रहे हैं कि हमारे ही पैसों से हमको पेंशन मिल सकती है, लेकिन सरकार की इस संदर्भ में नीयत नहीं है होने की वजह से उन्होंने ये कानून निरस्त कर दिया। और जिन लोगों ने ये कानून निरस्त कर लिया वो लोग तो 5 साल के लिए पेंशन लेते हैं, हर टर्म की पेंशन स्वतंत्र लेते हैं, और जब हमारे कर्मचारी 30, 35, 40 साल की सर्विस करते हैं उसके बाद भी एक पेंशन नहीं मिलती है उनको। एक जो पेंशन मिलती थी बाबा साहब के संविधान के बदौलत, वो भी पेंशन इनके माध्यम से रद्द की गई है। यही तो हमारी समस्या है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो 350 कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां जो थी, उसमें से कुछ कंपनियों का सरकार ने अभी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो क्या ये एक कारण हो सकता है कि जो नए बेरोजगार तैयार हो रहे हैं देश भर में और उनकी समस्याएं निर्माण हो रही है, तो ये क्या ये उसका कारण है? सच बात बोले तो संविधान में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अगर ये सरकारी कंपनियां जो थी वो कंपनियां अगर उसको प्राइवेटाइजेशन किया गया तो प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण का कानून लागू नहीं होता है, और आरक्षण का कानून अगर लागू नहीं होता है तो हमारे SC, ST, OBC के जो भी विद्यार्थी, बेरोजगार युवा है उन लोगों को की पोस्ट पर नियुक्ति नहीं मिलेगी। वो केवल और केवल लेबर का काम करने के लिए वहाँ पर काम करेंगे या नियुक्ति दी जाएगी। सर, एक सवाल और था, जो अभी सरकार प्रोविडेंट फंड के नाम पर जो पैसा काट रही है और अपने पास से भी जमा कर रही है, ये सारा पैसा सरकार अब किन कंपनियों में लगा रही है? क्योंकि अब तो सरकारी कंपनियां भी जो प्राइवेट हो गई है। जीपीएफ का पैसा और DCPS, NPS का पैसा जो है वो ऐसे कंपनी में सरकार इन्वेस्ट कर रही है जो कंपनी वर्तमान में लॉस में चल रही है। और सरकार का ये मकसद है कि उन कंपनी में इन कर्मचारियों का पैसा इन्वेस्ट करने का मकसद ये है, या कर्मचारियों को या संगठन के लोगों को ये बोला जाता है कि ये पैसा हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कंपनी में अगर प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी का प्रॉफिट में जो भी रकम आती है उन रकमों से ही कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी। लेकिन जिस कंपनी में ये पैसा इन्वेस्ट किया गया है वर्तमान में वो सभी कंपनियां लॉस में चल रही है। सर, कुछ कंपनियों के नाम बता सकते हैं? अदानी की कंपनी है, अंबानी की कंपनी है। EPF का जो पैसा है वो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया जा रहा है।
सर कुछ कर्मचारियों का एक सवाल होता है कि जो नए अभी आपने कहा था नए लेबर लॉज महाराष्ट्र में लागू हुए हैं, लेकिन क्या ये लेबर लॉज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी है ये उन पे भी लागू होता है? ये जो कानून है ये जिस तरह से पेंशन का कानून सेंट्रल ने बनाया 1 अप्रैल 2004 से सेंट्रल में लागू हुआ, जिस तरह सेंट्रल ने कानून बनाया और सेंट्रल के कर्मचारियों को लागू किया और उसको हर स्टेट ने बाद में लागू किया। केवल भारत में एकमात्र राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, उस पश्चिम बंगाल में ये कानून को लागू नहीं किया गया। और अभी जो पुरानी पेंशन देने की बात करने वाली राज्य सरकार है वो राज्य सरकार अपने दम पर पुरानी पेंशन लागू नहीं कर सकती, क्योंकि कानून सेंट्रल ने बनाया है। तो सेंट्रल ने ही फिर से नया कानून बनाकर पेंशन का कानून नया कानून अगर बनाते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एग्री होती है तो ही ये पुरानी पेंशन का कानून लागू हो सकता है। उसके सिवा कोई भी स्टेट चाहे तो भी नहीं लगा सकती। अभी 2-4 स्टेट ने ऐसा कानून पेंशन का कानून लागू किया, लेकिन मैं दावे से ये कहता हूँ कि वो जिस दिन वो कर्मचारी रिटायर्ड होंगे, जिस दिन उनको पेंशन देने की नौबत आएगी, उस दिन उन पेंशनधारी कर्मचारियों को पेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। सर मेरा एक सवाल है, जो 17 लाख कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे उस समय में हम वहाँ पर गए थे, तो भारतीय बेरोजगार मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी माननीय विक्की वेलकोड़े सर ने कर्मचारियों को जाहिर समर्थन किया था। तो अभी हमारे पास एक पर्चा आया है जिसमें माननीय विक्की वेलकोड़े जी का बेरोजगार जोड़ो परिवर्तन यात्रा आ रही है, तो क्या कर्मचारी उस बेरोजगार जोड़ो यात्रा को साथ में करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यही तो है, हमारे संगठन में दोस्त दुश्मन की पहचान की जाती है। अगर विद्यार्थी बेरोजगार मोर्चा हमारे समर्थन में अगर रास्ते पे उतरते हैं तो निश्चित तौर पर उनका आंदोलन चलाने के लिए हम लोगों ने उनको साथ सहयोग करना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए, ना कि हम लोग ये भी दावा करते हैं कि हम उनको खुलेआम समर्थन करेंगे। सर मेरा और एक सवाल है उसी के संबंध में, कर्मचारी और बेरोजगारी का मुद्दा कैसे थोड़ा समझा करते हैं? साथियों, जिस दिन इस देश में 1950 में 26 जनवरी 1950 में इस देश में संविधान लागू हुआ और संविधान के बदौलत हम लोगों को SC ST OBC के लोगों को हक अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिला, संपत्ति धारण करने का अधिकार मिला। शिक्षा का अधिकार मिलने से हमारे लोग संपन्न हुए, एजुकेटेड हुए, लायक हुए। 1970 की दशक में हमारे लोगों को रोज़गार मिला, नौकरी मिली। नौकरी मिलने की वजह से हमारे लोग धनवान हुए। जिन लोगों को पैसा धारण करने का अधिकार नहीं था उन लोगों के पास पैसा आया, जिन लोगों को हक अधिकार नहीं था उन लोगों को हक अधिकार मिलने की वजह से क्लास 3 क्लास 4 की नौकरी मिली। जिन लोगों को क्लास 3 क्लास 4 की नौकरी मिली उन लोगों ने अपने बेटे को क्लास 1 अधिकारी बनाने का सपना देखा तो उन्होंने क्लास 3 और क्लास 4 के लोगों ने खुद के बेटे को क्लास 1 अधिकारी भी बनाया। यही तो समस्या है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या देश की अन्य राज्य की गवर्नमेंट हो, उन लोगों को SC ST OBC के लोगों की प्रगति सहन नहीं होती है, डेवलपमेंट सहन नहीं होती है। यही तो समस्या है। इसीलिए देश में दिन ब दिन बेरोजगारी भी बढ़ रही है और समस्या भी बढ़ रही है। सर एक महिलाओं से रिलेटेड एक सवाल है, आपने जब भी जैसा कहा कि जो महिलाओं को सिर्फ 2 ही विभाग में पहले मुहर थी कि वो रात में भी काम कर सकती थी, तो अभी सभी विभाग में उनको रात में भी काम करना पड़ेगा। पहले जो कानून थे उन कानून के तहत महिलाओं को केवल दिन पाली में ही ड्यूटी करने का अधिकार दिया था। रात्र पाली में काम करना कोई बंधनकारक नहीं था। लेकिन अभी के जो ये कोड बनाए हैं उस कोड के माध्यम से ये कंपलसरी किया गया है कि महिलाओं को भी रात
पाली की ड्यूटी करनी कंपलसरी हो गई है। तो सर इसके क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे? यकीनन उनका जो उद्देश्य है, उनके जो धर्म ग्रंथ कहते हैं कि नारी ये उपभोग की वस्तु है, तो वो हिसाब से अगर देखा जाए तो रात्रपाली की ड्यूटी अगर महिलाओं को लगाई गई है तो उनका मकसद क्या होगा ये साफ दिखाई देता है। ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। सर मेरा लास्ट सवाल है, अभी बहुत आपने समय दिया। लास्ट सवाल ये है कि सभी आंदोलन कर रहे हैं, सभी परेशान हैं, वर्तमान में रास्ते पर विद्यार्थी है, बेरोजगार है, युवा है, कर्मचारी है, तो अभी लास्ट में मेरा सवाल है कि इसके लिए अभी क्या करना चाहिए? जन आंदोलन के सिवा कोई विकल्प नहीं है। जन आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है। जैसा मैंने दिन भर के केडर में, दिन भर के प्रबोधन कैंप में व्यवस्था परिवर्तन का जो महान उद्देश्य हमारे संगठन ने रखा है, उस महान उद्देश्य को फुलफिल करने के 3 रास्ते हैं। एक, राजकीय सत्ता हस्तगत करके, राजकीय सत्ता को परिवर्तित करके हम व्यवस्था परिवर्तन कर सकते। दूसरा, न्यायालयीन लड़ाई लड़कर हम व्यवस्था परिवर्तन कर सकते। और तीसरा, जन आंदोलन के माध्यम से हम व्यवस्था परिवर्तन कर सकते। ये 3 माध्यम है, लेकिन वर्तमान में सरकार जिस माध्यम से इलेक्शन ले रही है, वोटिंग ले रही है, वो गैर कानूनी माध्यम है। ईवीएम के माध्यम से वोटिंग हो रही है, ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। इसके बारे में 8 अक्टूबर 2013 को इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि ये फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ईवीएम के माध्यम से नहीं होता है। इसलिए मैं दावे से कहता हूँ ये गैर कानूनी है। दूसरा, जो न्यायालयीन लड़ाई लड़कर भी हम लोग व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसके संदर्भ में भी 2 ऐसे निर्णय हैं, जैसे कि बाबरी मस्जिद का निर्णय है और जैसे ये कल परसों दिया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के संदर्भ में जो निर्णय है, ये दोनों भी निर्णय का अवलोकन अगर करते हैं तो इससे ये सिद्ध होता है भारत में न्याय व्यवस्था जिंदा नहीं है। तो इससे ये दोनों भी विकल्प हमारे सामने से अगर चले जाते हैं तो तीसरा जो विकल्प है जन आंदोलन का, हम उस जन आंदोलन कर इस देश में व्यवस्था परिवर्तन ला सकते हैं और महापुरुषों का जो आंदोलन था उसे लाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे इस इंटरव्यू देने के लिए समय दिया, इसलिए मैं प्रमोद कानिंदे RMBKS का राष्ट्रीय मूल निवासी भोजन कर्मचारी संघ का महाराष्ट्र कोषाध्यक्ष होने के नाते मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय मूल निवासी।